हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली 9th क्लास है और देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व। तो आज हमारा खंड सेकंड है इसी में, और खंड सेकंड के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हम इसमें चैप्टर नंबर 4 है। बेसिकली काफी बड़ा लेसन होने वाला है क्योंकि इसके अंदर सब चैप्टर्स हैं। आप कह रहे हैं वन्य समाज और उपनिवेशवाद। क्या देख रहे हैं? वन्य समाज और उपनिवेशवाद को हम लोग इसमें आपका पढ़ेंगे और इसको देखेंगे कि उपनिवेशवाद क्या है और वन्य समाज क्या है। इन सब क्लियर हुआ। देखिए, अपने स्कूल और घर के चारों ओर नजर दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचानिए जो जंगल की हैं, यानी कि किताबों के कागज, मेज कुर्सियां, दरवाजे खिड़कियां, वे रंग जिन्हें आप कपड़े पहनते हैं, मसाले आपकी टॉफी में जो आपका सेलोफेन रबर, आपके बीड़ियां के, आपके तेंदू के पत्ते, गोंद, शहद, चाय, कॉफी, रबड़, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाले तेल जो साल के बीजों से निकले होते हैं, खाल से चमड़ा बना है और इसका इस्तेमाल चरम, शोधक यानी कि टैटिन यानी कि दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली बड़ी जड़ी बूटी, इन सबको हम नहीं भूलना चाहेंगे। हाँ, बांस, जलवान की लकड़ियां, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग के उपयोग में होने वाली वस्तुएं, फल, पशु पक्षी, ढेरों दूसरी वस्तुओं के जंगल में आती हैं। अमेजन और पश्चिमी घाट के जंगलों के टुकड़ों के रूप में 500 की अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं। कैसी मिलती हैं? 500 जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो आपका इसमें मिलती हैं। यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर ने 1700 और 1995 के बीच 1,39,000 वर्ग किलोमीटर में, यानी दुनिया का कुल क्षेत्रफल 9.3 भाग इस्तेमाल किया है, जो खेती बाड़ी और चारगाह में के लिए सब कुछ किया है और उसको ये साफ करता है। ठीक है, देख लिया था ये। अब देखिए, ये जंगल देखिए आप, और ना जाने कितने सारे जंगल। आप तो वैसे भी हिमालय स्टेट में रहते हैं, बहुत सारा हमारे पास जंगल है, वन्य जीव संसाधन है, और हमें जंगल के महत्व का एक विशेष जो महत्व है जंगल का, हमें पता है कि जंगल का विशेष महत्व क्या है। क्लियर है? अब देखिए, इसी में है अब पहला कि वनों का विनाश क्यों, आखिर में जो वन है जो उनका विनाश है, विनाश मतलब उनका नष्ट, आखिर में वनों का विनाश क्यों हो रहा है, क्यों उनको नष्ट किया जा रहा है, अब कैसे वो नष्ट हो रहे हैं, इन सबको देखना है। वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है, वैसे तो यह वह प्रक्रिया है जो कई सदियों से चलती आ रही है। कह रहे वन विनाश कोई आपका नई समस्या नहीं है। पहली बात क्या है? वैसे तो यह आपका सदियों से चली आ रही है, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इनमें कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया है। कैसे कर लिया है? कहीं बहुत ज्यादा व्यवस्थित और व्यापक रूप जो है उन्होंने ग्रहण कर लिया है। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें कि कैसे ऐसे, कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण आप देखेंगे जो वन विनाश है वो आपका हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि वन विनाश क्यों हो रहा है। देखिए, सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती की जाती थी। कह रहा है जितना भी हमारा कुल भूभाग था उसके छठे हिस्से पर खेती की जाती है। अब बताइए, अगर मान लीजिए 100 था तो 100 का 1/6 क्या होगा? 100 का 1/6। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है, यानी कि लगभग हम आज 50% लैंड एरिया पर क्या करते हैं? खेती करते हैं। यानी कि टोटल जितनी हमारे पास लैंड है भारत में, हम उस पर 50% पर एग्रीकल्चर करते हैं। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, खाद्यान्न पदार्थों में वृद्धि हुई,
वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेतों की सीमा का विस्तार करते गए। औपनिवेशिक काल में यह तेजी से बढ़ा और फैलाव सामने आया। क्या हुआ? ये जो फैलाव था ये आपका तेजी से बढ़ा और आपका सामने आया। ठीक है, अब देखिए, अब फैलाव होने लगा, तेजी से बढ़ने लगा, और आप इसको देखिए किस तरह से ये फैलाव आपका बढ़ेगा। इसकी कई वजह थी। पहली, अंग्रेजों ने व्यापक फसल जैसे पटसन, गेहूं, गन्ना, कपास उत्पादन को जो जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चा माल जरूरत थी। कैसे थी? कि कच्चा माल उनको आपका जरूरत थी, यानी कि बेसिकली उनको, अंग्रेजों को या जो यूरोपियन कंपनी थी उनको रॉ मटेरियल चाहिए। क्लियर हुआ? आगे देखो, जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। मान लीजिए कहीं पर आपका जंगल है। अब ये देखिए, ये आपका जंगल है। अब इस जंगल को अगर हमें एग्रीकल्चर के लिए उपयोग में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको पूरा इसको काटना पड़ेगा, जंगल को साफ करना पड़ेगा। साफ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लैंड में हम लोग आपका यूज करेंगे। और कैसा होगा वो लैंड? एग्रीकल्चर लैंड के रूप में उसको चेंजेस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड के रूप में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि पटरियों पर स्लीपर, आपने रेलवे पटरी देखी है? तो रेलवे पटरी में आज तो बहुत कम है, कहीं कहीं बचा होगा। रेलवे पटरी जो लोहे की पटरी होती थी उसके नीचे लकड़ी के स्लीपर लगे होते थे। और जो हमारी ट्रेन बनती थी तो पहिए के ऊपर आपका जैसा बेस था नीचे का, उसको भी आपका लकड़ी लगाते थे। क्लियर है? तो क्या थे? सिंहभूम के जंगलों में साल के तनों के वहां स्लीपरों का निर्माण। सिंहभूमि जिला कहां है? झारखंड में पड़ता है बच्चों। तो वहां काट कर क्या क्या किए जाते थे? इनका आपका प्रयोग ये सब लोग आपका किया करते थे। ठीक है, अब देखिए, कह रहे हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। कि जैसे ही 19वीं सदी आई तब तक क्या हो गया था? इंग्लैंड में जो ओक वहां का पेड़ होता है, बतूल, वहां के जो थे वो सब आपके समाप्त होने लग गए थे। ठीक है, इसकी वजह से शाही नौसेना ने लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। कैसी हो गई आपका? मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी को विनियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजों को जहाज भला कैसे बना सकते हैं, और जहाजों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई जा रखती है। 1820 के दशक में खोजे गए हिंदुस्तान ने वन संपदा का अन्वेषण, का मतलब होता है जांच करना, इन्वेस्टिगेशन। तो हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजा गया। क्लियर है? कब भेजा? 1820 के दशक में। एक दशक भीतर ही बड़े पैमाने पर पेड़ कटने जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। क्योंकि यहां अभी तक क्या था? रेल की डिमांड नहीं थी। अब क्या हो रहा? स्लीपर आपके बिछ रहे हैं, नई रेलवे लाइन बिछ रही है, तो उसके लिए हमें स्लीपर की आवश्यकता थी। और स्लीपर कहां से बनेंगे? लकड़ी से ही। क्लियर हुआ? अब देखिए, शाही सेना के आवागमन और उपनिवेश व्यापार के लिए रेलवे लाइन अनिवार्य थी। यानी कि शाही रॉयल आपकी आर्मी आनी है, और आपका कॉलिज्म आना है, उपनिवेश आना है, और इन सब के लिए हम क्या चाहिए? आपका ट्रेन चाहिए। और ट्रेन को डेवलपमेंट करने के लिए हमको लकड़ी के स्लीपर चाहिए। और आप देखेंगे जो हमारे हिमालय में, हमारे प्लेट्यू रीजन में जितने भी बहुत पुराने पुराने वृक्ष थे उन सबको काट लिया गया। आप देखेंगे बहुत सारा वन का विनाश कर दिया गया। अभी जो ये वन हमको दिखाई देता है ना बच्चों, ये आपका 1984 में लगा है, कुछ आपके 90 के आसपास लगा है। क्लियर है? अब देखिए, इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर रेल की पटरियों को जोड़ रखने के लिए स्लीपर के रूप में लकड़ियों की भारी जरूरत थी। एक लंबी रेलवे लाइन की पटरी के लिए 1760 से लेकर 2000 स्लीपरों की आवश्यकता होती थी। यानी कि अगर आपको 1 मीटर लंबी रेलवे लाइन बनानी है तो या तो 2000 या 1760 स्लीपर की आवश्यकता होगी। अब आप सोच के देखिए कि 1 मीटर रेलवे लाइन बनाने के लिए इतने स्लीपर की आवश्यकता होगी, 1 मील के लिए। अब कह रहे हैं भारत में रेलवे लाइन का जाल 1860 के दशक में तेजी से फैला, और 1890 के लगभग आपका 25,500 किमी
यानी कि किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछ चुकी थी। और कह रहे हैं कि 1946 में रेलवे लाइन की कीमत इतनी लंबाई हो चुकी थी। अब 1946 में कितना हो गया था, अब देखिए 7,65,000। ठीक। अब कह रहे हैं कि रेलवे लाइन के प्रसार के लिए साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में 35,000 पेड़ स्लीपर के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यकता की मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दे दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। रेलवे लाइन और इर्द गिर्द जंगल से गायब हो गए। और कह रहे जो जंगल हैं वो पूरे आपका समाप्त हो गए, ऐसा खत्म हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये रेलवे लाइन जो है आपका कटी। अब देखिए ये वृक्ष कट रहा है। अब देखिए सफाया हुआ कैसे, ये तो बांस कट रहे हैं, इस तरह से कटना शुरू। अब आप देखिए जहां पर कहीं जंगल हो और अचानक सब कुछ मैदान पूरा साफ हो जाए तो कैसा लगेगा आप, क्लियर है? यहां तक देखिए ये है स्लीपर, ऐसे उठाया जाता है स्लीपर। देख लिया आपने बच्चों, कहां है स्लीपर? अब ये इसी को लकड़ी का जो आपका इस तरीके का जो गट्ठा बनता था लंबा और चौकोर, इसको बोलते थे स्लीपर। और कह रहे हैं रंगून में एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी की कचहरी को सत्तर सोज में आपका हाथी क्या करता था, इसको उठाता था। कौन उठा रहा है? हाथी इसको उठा रहा है। ये रख रहे हैं ना गट्ठे, आपने देखा होगा। आपने नहीं देखा है, कभी मौका मिले तो। अब तो आपके सीमेंटेड स्लीपर है, लेकिन सीमेंटेड से पहले कैसे थे वो आपके बेसिकली लकड़ी के स्लीपर थे। अब देखिए ये वृक्ष हैं, ये जा रहे हैं। अब इनको ही काट कर क्या करेंगे, इनको ही काट कर वो लोग क्या बना देंगे, इसका स्लीपर बना देंगे। क्लियर है? ऊपर का करकट, ऊपर से बिल्कुल समतल चक आपके आयतानुमा करके, बेसिकली इस गोल का आयतानुमा करके ही आपका प्रयोग करेंगे। अब देखिए जंगल से ईंधन इकट्ठा कर कर लौटती औरतें, अब कहीं पर तो जो जंगल से आपका ईंधन है इकट्ठा करती हैं और अपनी आजीविका के लिए जो उनको पर्याप्त मात्रा में ईंधन है जिन्हें खाना पकाने के लिए, वो लोग खासकर आदिवासी जनजातीय लोग आपका किस पर डिपेंडेंट है, आपका पूरी तरह से जंगल पर, यानी कि जंगल ही उनका घर है। ठीक है, चलिए ये देख लिया, क्या आपने देख लिया? आगे बढ़े। अब कह रहे हैं मेन बात करेंगे बागानों की। बागान में सबसे पहला बागान देखिए, यूरोप में चाय कॉफी रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं के बागान बने और इन पर भी प्राकृतिक वनों पर एक भारी हिस्सा साफ किया गया। जो हमारे वन थे, खासकर आपका प्राकृतिक वन, तो इन प्राकृतिक वनों को साफ कर कर क्या लगाएगी हमने, चाय की प्लांटेशन की, कॉफी की प्लांटेशन की और आपका रबड़ की प्लांटेशन की। तो जो नेचुरल वन थे वो तो हमने काट दिए। कहां से काट दिए हमने? जो आपका जहां पर वो मूल स्थान से उपजे थे उनको साफ कर कर हमने अपनी कमर्शियल क्रॉप्स में बेसिकली आता है, ये आपका हमने बागवानी को लगा दिया। क्लियर है? किसको लगा दिया हमने? आपका बागवानी को हमने लगा दिया। और कह रहे हैं कि औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर आपका यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों में बाड़ा बाड़ी के बंद जंगल को साफ कर दिया गया और बचे चाय कॉफी आपकी खेती जो थी वो आपका की जाने लगी। अब क्या हो गया कि इसमें इस तरह की जो खेती थी वो आपका की जाने लगी। ठीक है, अब खेती क्या होने लगी, यहां होने लगी। अब देखिए व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। पिछले खंड में हमने देखा है जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगल की जरूरत थी।
अब अंग्रेजों को क्या चाहिए, रेल की पटरियां बिछानी है, ये जहाज वगैरह बनाने हैं, इन सबको बिछाने के लिए उन्हें क्या चाहिए, आपका आपका बान। आप कह रहे जो हमने कमर्शियल, जो हमने फॉरेस्ट्री शुरू की, उसके पीछे की कहानी क्या है? तो बेसिकली जहाज और रेल की पटरी को बिछाने के लिए हमने जंगल की आपको साफ किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोग जंगल के उपयोग और व्यापारी द्वारा पेड़ों की अनाधुनिक कटाई को लेकर जंगल नष्ट हो जाएंगे, इसलिए ड्राची वेस नामक एक जर्मन विशेषज्ञ ने इस बात का मशवरे के लिए बुलाया कि उन देशों का पहला महानिदेशक भी नियुक्त किया गया। क्यों बुलाया होगा कि आप जिस तरह से ये अनाधुनिक वन काट रहे हो, आप जो निजी आपका टेंडर दे रहे हो, तो एक समय के बाद बड़ा व्यापक विरोध वहां हो सकता है। क्लियर है? और व्यापक विरोध होगा तब आप क्या करोगे? अब देखिए कह रहे ब्रसेल्ट ने यह महसूस किया कि लोगों के संरक्षण, विज्ञान में प्रशिक्षण लाना और जंगल प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र का होना होगा। और कह रहे कि एक उन्होंने एक मैनेजमेंट की बात करी कि हम जंगल को मैनेज करेंगे, और एक मैनेज करने के लिए उसका क्या होगा, एक उसका आपका सिस्टम जो है वो बेसिकली आपका हम लोग बनाएंगे। इसके लिए कानूनी मंजूर की आवश्यकता पड़ेगी और वन संपदा के उपयोगी संबंधी नियम भी तय होंगे। अगर आपको कुछ भी वन संपदा इकट्ठी करनी, तेंदुपत्ते हैं, शहद है, ये सब चीजें अगर आपको इकट्ठा करना है तो उसके लिए एक नियम बन जाएगा कि किन चीजों को आप जंगल से ले सकते हो और किन चीजों को आप जंगल से नहीं ले सकते। कह रहे हैं कि पेड़ों की कटाई और पशुओं के चारा जैसी गतिविधि पर पाबंदी लगाकर ही जंगल को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया गया, और इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? अगर कोई व्यक्ति पेड़ काटता है तो उसको सजा भी मिलेगी। और इस तरह से ब्रसेल्स ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। तो भारतीय वन सेवा कब निकल कर आई? 1864 में सबसे पहले आपका भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई, और 1865 में भारतीय वन अधिनियम का सूत्र संबंध में सहयोग दिया गया। तो सबसे पहले नियम किस में आया? फॉरेस्ट्री में आपका नियम आया कि अगर आपको वन काटने हैं, कैसा उनको प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन वन को संपदा को इकट्ठा कर सकते हैं, और वन संपदा में है क्या, ये आपका सब इसमें रखा जाएगा। क्लियर है? आज भी आप अगर आपका देखते हैं बच्चों, तो आप जंगल जाइए तो जंगल में आप पेड़ नहीं काट सकते, क्योंकि आज तो भारत सरकार ने उसको नियम बनाया है, कानून बना दिया, अधिनियम कर दिया है। क्लियर है? लेकिन भारत के आजाद होने से पहले भी 1864 में आपका नियम बन चुका था कि अगर आप जंगल में अनाधुनिक पेड़ की आप कटाई नहीं कर सकते। आप अगर जंगल से वन संपदा का मतलब है आप वहां से पत्ते आप इकट्ठे कर सकते हैं, टूटी हुई लकड़ियों को आप आपका बीन सकते हैं, और साथ ही में जो शहद है, तेंदुपत्ते हैं, फल है, इन सब चीजों को ही इकट्ठा कर सकते हैं, आप और चीजों को इकट्ठा नहीं कर सकते। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में की गई। जो आप पढ़ते हैं ना एफआरआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो 1906 में बना है आपका एफआरआई, जिसकी पत्ती की शिक्षा दी गई कि वैज्ञानिक वानिकी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञ में ज्यादा लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है, और बहुत सारे जो इकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, ये बिल्कुल भी आपका वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। तो जो देहरादून में एफआरआई बना है वो कब बना है? 1906 में। एफआरआई का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून। कब? 1906 में। तो कब आया निकल के? ये 1906 में आया है निकल कर। और किसका योग था इसमें? ब्रैडिस्ट का योग था। आगे बढ़े, चलिए यहां तक पहले आप देख लीजिए कि कानून कैसे बना है। और देखिए कांगड़ा में देवदार पेड़ों के बागान, ये पेड़ है व्यवस्थित एक सीक्वेंस में लगाए हुए। आप खेतों में लगते हैं ना आजकल गांव में, ये नियम चल रहा है। अब देखिए
इस तरह से। चलिए, ये पॉपुलर के पेड़ हैं और कांगड़ा में कुछ इस तरह से लगा हुआ है देवदार। देख लिया आपने, इस तरह से तो मिलते हैं। अब बताइए, ये आपका सीधा पेड़ है, अगर इसको यहां से कट कर दिया जाए और इतने में क्या बन जाएगा, एक आपका स्लीपर बन जाएंगे दो। तो ऐसे ही सीधे आपका पेड़ों को, चाहे साल के हो, चाहे देवदार के हो, चाहे चीड़ के हो, ऐसे पेड़ों को ही काटा गया था। किसने काटा था ये, ध्यान देंगे। तो ये औपनिवेशवाद में जब अंग्रेज भारत में आ गए थे तो लंदन भेज दिए कुछ इंग्लैंड, कुछ को भारत में आपका रेलवे लाइन बिछाने और आपका स्लीपर बनाने के लिए, बेसिकली डिब्बे बनाने के लिए उन्होंने लकड़ी का ही प्रयोग किया है। देख लिया। अब देखिए, ये था सबसे पहले द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून। ये बना हुआ था सबसे पहले आपका इंडियन फॉरेस्ट, यानी कि जो पुराना एफआरआई का मॉडल है ना, वो ये है। जो पुराना आजकल जो आपको बिल्डिंग दिखती है वो तो बाद में बनी है 1932 के आसपास, लेकिन 1906 में ऐसा बनाया गया था और आज बेहिंता खूबसूरत और देखने लायक है। अगर आप मौका मिले तो कभी एफआरआई को घूमिएगा। तो ये इस तरह से, देख लिया। चलिए चलिए, कह रहे हैं कि वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजातियां वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इन्हीं जगह सीधी पत्ती में एक किस्म के पेड़ लगाए गए जिसे बागान कहा गया। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल का संरक्षण किया और विभिन्न किस्म के पेड़ों के की नाप जोख की और प्रबंधन के लिए योजना बनाई। उन्होंने भी यह तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिशत कट जाएगा और कटाई के बाद खाली जमीन को पुनः पेड़ लगाए जाने थे, ताकि कुछ वर्षों में उन्हें पुनः आपके कटाई के लिए आपका तैयार किया जा सके। क्लियर है, ताकि उनको दोबारा काटा जा सके। अब हुआ क्या, 1865 में क्या आ गया, भारत अधिनियम आ गया, वन अधिनियम। तो भारतीय वन अधिनियम लागू होने के बाद दो बार संशोधन किया गया। पहला है आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण वन। तो 1848 में कितनी कैटेगरी में रखा गया वन को, जब आपका रिफॉर्म देखिए, एक्ट कौन सा है, 1865। चेंजेस कब आया, 1878 में। 3 कैटेगरी के वन बनाए गए, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। और कह रहे हैं कि सबसे अच्छे जंगल को आरक्षित वन कहा गया। क्या कहा गया, आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन वनों से, इन जंगलों को अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे, जिनको आपका इन वनों में शामिल कर दिया गया। वहां से गांव वाले इनसे कुछ नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। कहां से, यानी कि आरक्षित जो वन है इसमें आप कोई भी नो मैन एंट्री है, यानी कि आप वहां कुछ नहीं कर सकते। यानी कि आपको सुरक्षित और ग्रामीण वन से ही लकड़ी, जंगल और घर बना सकते हैं। आरक्षित वन में आप कुछ नहीं कर सकते। वे घर बनाने या ईंधन के लिए लकड़ी केवल सुरक्षित और ग्रामीण जो घर हैं उन्हीं से आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज कर सकते हैं। तो आरक्षित वन में आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं ले सकते। अब कह रहे हैं लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बनोपोलो ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। और एक तरह के ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों को, जैसे ईंधन, चारे के लिए पत्ते की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का मेल चाहते थे। कई वन विभाग ऐसे पड़े थे जो जहाजों और रेलवों के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सकते थे। ऐसी लकड़ियां जो सख्त और लंबी सीधी हो, इसलिए सागौन और सैल जैसी आपके प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गई।
कह रहे हैं कि गांव वाले उजाला होने से पहले उठकर जमीन पर गिरे पत्ते महुआ के बीज को बीनने के लिए जंगल में चले जाते। महुआ के पेड़ बेश कीमती होते हैं। महुए के फूल खिल जा सकते हैं और इसका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये आपको दिखाई देगा। सूखे हुए तेंदू पत्ते, जंगल में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए तेंदू के पत्ते की बिक्री आय का एक प्रमुख साधन है। क्या है? प्रमुख साधन है। ठीक है। और देखिए, प्रत्येक बंडल का मतलब होता है जिसको बना जाते हैं, प्रत्येक बंडल में लगभग 50 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 50। क्या करता है? 100 बंडल मुश्किल से इकट्ठा कर पाता है। यानी कि आप सोचिए, अगर एक बंडल में कितने पत्ते हैं? 50। दिन में कितना कर रहा है? 100 बंडल। 100 बंडल कर पा रहा है एक व्यक्ति एक दिन में, कठिन से पसंद से 100। यानी अगर कोई बहुत अच्छा करेगा 100 करेगा तो टोटल कितने पत्ते करेगा वो? आप देखिए, इतने पत्ते इकट्ठे कर पाता है मुश्किल से वो दिन में। किसके? तेंदू के। और आपको पता है ये बिकते हैं, और ज्यादातर जो आपका बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग क्या करते हैं? बेसिकली तेंदू के पत्ते को इकट्ठा करते थे। वन संपदा है, और वो आपका बीड़ी बनाने के लिए या पत्तल बनाने के लिए, डोने बनाने के लिए बेसिकली तेंदू के पत्ते का प्रयोग आपका किया जाता था। क्लियर है? क्या करते थे? ये इनका प्रयोग करते थे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया सभी को? चलिए, अब वन कितने प्रकार के हो गए हमारे सामने? वन 3 प्रकार के हो गए। 1848 का जब आपका रिफॉर्म आया, एक्ट आया, बदलाव हुआ, तो उसको 3 कैटेगरी में आपका रख दिया गया। एक आपका रिजर्व कैटेगरी कर दी गई, उसकी आरक्षित है। एक आपका सुरक्षित कर दी गई, और एक आपका ग्रामीण कर दी गई। और आरक्षित में किसी भी प्रकार की मानव की एंट्री को बैन किया गया कि आप जा ही नहीं सकते हो। क्लियर है? और ना ही कुछ वहां से इकट्ठा कर सकते हो। जो भी आपको करना है वो आपका सुरक्षित और ग्रामीण क्षेत्र में ही आपको करना होगा। और हम देख रहे थे कि लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हो रहा था। क्लियर है? अब देखिए, इन वन इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों को विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। फल और कंद अत्यधिक पोषक खाद्य पदार्थ हैं। कह रहे हैं कि जो भी वहां से इकट्ठे करते थे उनमें फल हो गया, कंद हो गया, ये अत्यधिक आपके पोषक खाद्य हैं। विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर ना आ जाए, दवाओं के लिए जड़ी बूटी का इस्तेमाल, लकड़ियों का प्रयोग जैसे हल जैसे औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो यानी कि हर तरीके से जंगल संपदा को वो लोग आपका प्रयोग करते थे। बांस से बनी बेहतरीन बाड़े बनाई जाती थी, जिसका उपयोग छतरी एवं टोकरी बनाने के लिए किया जाता था। आज भी आप देखिए, और अगर आपको बांस से बने उत्पाद देखने हैं तो कभी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जो हमारे आपके राज्य उत्तर पूर्व के, जैसे मेघालय, मिजोरम, असम, आपका त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, कभी यहाँ आपको विजिट करने का मौका मिले तो बांस से बनी जो वहाँ आपकी चीजें हैं आप देखेंगे, वहां बांस से बने आपको बर्तन मिलेंगे, टोकरियां मिलेंगी, घर आपको मिलेगा, और एक आपको नया अनुभव, आपको मौका मिलेगा साझा करने का। तब किसके बने होते हैं? बांस के। आप कह रहे हैं कि सूखे हुए आपके कुम्हाड़े को खोलकर पानी की बोतल के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जंगलों में पानी लगभग कुछ ही उपलब्ध है। पेड़ों के जोड़ जोड़कर, खाओ फेंकर किस्म के पत्ते और दाने बनाए जा सकते हैं। शियादी की आपके लताओं की रस्सियां बनाई जा सकती हैं। सेमोर यानी कि सूती रेशम की कांटेदार छाल पर आपका सब्जी छीली जा सकती है। ठीक। और आपके महुए के पेड़ पर खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। अब आप सोच के देखिए, एक आता है तैमूर, और इससे क्या होता है? इसमें कांटे की छाल होती है सिमोर में, इस तरह से। तो उससे क्या था? रगड़ कर ये लोग आपका सब्जियों को छीलते थे। और अगर रस्सी बनानी है तो आपका रस्सी बनाने के लिए होती थी शियादी का, आपका ये लोग प्रयोग करते थे। ठीक है। और महुए का जो पेड़ था, इस महुए के पेड़ से खाना पकाते थे, और इसी से तेल निकलता था जिससे वो अपनी रोशनी करते थे। यानी कि उनका जो आपका जीवन है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस पर टिका है? जो आपके जंगल में लोग रह रहे हैं
वो उनकी वन संपदाओं पर टिका है। और कैसे वो आपका वन संपदा को आपका इकट्ठा करते हैं, आप इसमें अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्लियर है? देखिए कैसे व्यक्ति कंधों पर रखकर बांस की टोकरियों में लकड़ी और रस्सी में बांधकर आपकी वन संपदा को आपका एकत्रित कर रहे हैं, यह आपको बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों को मुश्किलें बढ़ने लगी, क्योंकि आप देखेंगे 1864 में वन सेवा की स्थापना की गई और 1865 में क्या बना दिया, भारतीय वन अधिनियम बना दिया, एक्ट बन गया। और एक्ट में 2 रिफॉर्म ला दिए। सबसे पहले ला दिया 1878 का रिफॉर्म और दूसरा ला दिया गया 1927 का रिफॉर्म। और इसमें 1878 के रिफॉर्म में क्या कर दिया गया, वन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वन। क्लियर है? ठीक है, देख लिया। अब कह रहे हैं कि वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों को मुश्किलें बढ़ने लगी। क्यों बढ़ रही होंगी मुश्किलें? क्योंकि आप जानते हैं कि उनका सब कुछ किस पर टिका था, जंगल पर। और जंगल में उनकी एंट्री कैसी हो गई, बैन हो गई। कौन से क्षेत्र में? जो आरक्षित है, जो आपका रिजर्व जिसको कर दिया गया। और कह रहे इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चारा, कंद मूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। अब सोचिए, जो काम वो डेली करते थे और वर्षों से उनकी पीढ़ियां करती आ रही हैं, आज वो क्या हो गए, आपका गैर कानूनी हो गया। यानी कि वो कानून के अनुरूप रही हैं। क्या? लकड़ी काटना, पशु के लिए चारा करना, अपने लिए कंद मूल फल पत्ते इकट्ठा करना, ये सारे चीजें क्या हो गई आपका। आप देखिए, इन सबको क्या कर दिया गया, आपका गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब उनके पास जंगल से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। पकड़े जाने की स्थिति में वे वन संरक्षकों को दया पर हो जाते कि उन्हें घूस ऐंठते। अगर आप क्या करें, अब जंगल में घुसिए, चोरी करिए, और चोरी करने पर अगर आप लोग पकड़ लिए, जिनको हम फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं, वन विभाग पुलिस भी है ना हमारे यहाँ, वो अगर आपको पकड़ ले और वो आप पे दया खा जाए तो क्या करेंगे, वो आपसे घूस यानी कि रिश्वत ऐंठ लेंगे। चल ठीक है, फिर छोड़ दूंगा, मैं क्या करूंगा जेल ले जाकर, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे कुछ पैसे दे दे। तो इस तरह से अब जो व्यक्ति रह रहे थे उनके साथ शोषण बढ़ना शुरू हो गया है ना, तो वो तो परेशान होंगे ही। अब कह रहे हैं कि जलवानी लकड़ियां एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान होने लगी। ठीक है, और मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करने लगे। अब लोग आपका फ्री में खाने लग गए। और पुलिस और जंगल की चौकियों के लिए सामान्य बात थी। लोगों के घर में जाते थे, ये बना दो, वो बना दो, जबरदस्ती उनको परेशान करते थे। और क्या हो गया, वो लोग उनसे आपका परेशान होने लग गए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये एक्ट था, आप इसको आपका देख लीजिए, जो हमने रिफॉर्म लिया था। जहां तक किसी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का, कोई डाउट, कोई क्वेरी, पूरे आपका चैप्टर के अंतर्गत जितना हमने पढ़ा है। चलिए, तो फिलहाल आज हम लोग आपका इतना देखेंगे। और वनों के लिए विनियमन में खेती कैसे प्रभावित हुई, इसको हम लोग कल देखेंगे। आज तो बेसिकली उनकी आजीविका के बारे में पढ़ा कि उनकी आजीविका को कैसे प्रभावित किया गया। तो आज के फिलहाल इस लेक्चर में, इस चैप्टर में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और अपने पास पड़ोस में थोड़ा सा कुछ पूछिए इसके बारे में। अगर कोई पुराना बुजुर्ग कोई कहानी या कोई स्टोरी सुनाए इससे जुड़ी हुई, फिर आगे बात करेंगे कल के लेक्चर में। धन्यवाद।